नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत और आपके साथ। कई दिनों से बात करें कश्मीर के हालात जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर बात करें कुछ ही दिन पहले की, तो परसों हमारे सामने एक ऐसी घटना आई जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया, जिसमें 3 जो नेता हैं भाजपा के, एक नेता और उनके पिता और उनके भाई जो हैं उनकी निर्मम हत्या कर दी गई कश्मीर में। उसके बाद उससे पहले भी कई सारी जो घटनाएं हैं कश्मीर में हुई हैं, और इसके अलावा अब क्या समय आ चुका है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को और जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ये पहचानना होगा कि देशभक्त कौन है, और ब्लैक शिप्स जो जम्मू कश्मीर के पुलिस में या सिक्योरिटी फोर्सेस के अलग अलग जगहों में किस तरह से जम्मू कश्मीर में हैं उनको पहचानना होगा। इन सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत में मेरे साथ अशोक गुप्ता जी मौजूद हैं, शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रेसिडेंट। अशोक जी, किस तरह से इन हत्याओं को देखते हैं, क्योंकि लगातार हम बात करें, चाहे जो अभी 3 हत्याएं हुई, इसके पहले भी हमने देखा एक सरपंच की हत्या हुई, उसके पहले हमने देखा लगातार एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो है उनके घर घुसकर एक निर्मम हत्या कर दी जाती है। किस तरह से इस पूरे इंसिडेंट्स को देखते हैं? हमको बांटना पड़ेगा, राष्ट्रभक्त कौन है और ब्लैक शीप कौन सी। इन दोनों के अंदर अंतर रख करके हमको चुनना पड़ेगा वो ब्लैक शीप्स जो हमारे सुरक्षा बलों के अंदर हैं, उनको निकाल करके उनका समाप्तिकरण हम कर पाएँ, जो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, जिनकी सोच पाकिस्तानी है, जो पूरी सूचना उनको देते हैं। जब तक हम इन दोनों में फ़र्क करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम राष्ट्रवाद के विषय के अंदर चर्चा करने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। तिरंगा झंडा उठाने वालों को अगर घर में आकर के सारे परिवार को मार दिया जाएगा, तो फिर तिरंगा झंडा के विषय के अंदर वही लोग उठाएंगे जिनको राष्ट्र के साथ प्रेम है। लेकिन डर की भावना से वो जो ब्लैक शीप्स हैं वो एक जगह पर नहीं है। उनके विषय के अंदर जब तक हम चुनौती से मुकाबला करने का प्रयास नहीं करेंगे, मुझे लगता है इस उग्रवाद का समाप्तिकरण कश्मीर के अंदर नहीं होगा। लगातार अगर हम बात करें तो जिस तरह से इस घटना में भी हमने देखा 8 से 10 कांस्टेबल जो हैं वो इनकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे। उससे पहले हालांकि ये चर्चा लगातार चलती रही कि सरपंच की इसलिए हत्या हुई क्योंकि उनके साथ सिक्योरिटी फोर्स कोई नहीं था, पर बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के जब इतनी बड़ी घटना हो जाए, इससे पहले आईटीबीपी के जवान इनके सिक्योरिटी में थे, उनको हटाया गया। बड़े सारे जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, इनको सिक्योरिटी भी कई सारे लोगों को दी जाए। बावजूद इसके जब ऐसी घटनाएं सामने आए तो इसको क्या समझना चाहिए और किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी? मेरा उल्टा एक प्रश्न है, आईटीबीपी के लोग 8 दिन पहले क्यों हटाए गए? क्या विषय था? इसका मतलब जिन लोगों ने उनको हटाने का प्रयास करा, किस आधार पर हटाया गया? क्या कोई ऐसी सूची बनी? क्या कोई सिक्योरिटी का रिव्यू किया गया? इसका उत्तर उन सिक्योरिटी के लोगों को देना पड़ेगा। अगर आज वो आईटीबीपी के लोग होते तो मैं समझता हूँ ये घटना नहीं घटती। ये लोकल पुलिस के लोग जब वहाँ लगाए गए, जब उसके घर के अंदर वो मिलिटेंट कहते हैं जो रिवॉल्वर थे उसको साइलेंसर लगा हुआ था, उनको पूरी सूचना थी। अरे 10 लोग सिक्योरिटी के देने के उपरांत भी इस तरह की घटना घट जाए, तो ये तो सीधा सीधा लग रहा है कि वो काली मछलियाँ, ब्लैक गोट या ब्लैक शीप्स जिसे हम नाम देने का प्रयास करें, या पाकिस्तानी सोच जिसे मैं कहने का प्रयास कर पाऊँ, वो अंदर है जो सारा वातावरण को दुष्ट करने का प्रयास करना चाहती है। इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों के अंदर कहना चाहूँगा, जब तक राष्ट्रभक्त और ब्लैक शीप्स के बीच के अंदर की दूरी को हम समाप्त करने का प्रयास नहीं कर पाएंगे, तब तक इसका समाप्तिकरण नहीं होगा। अशोक जी, जिस तरह से अगर हम बात करें आयु पंडित जैसे व्यक्ति हों, औरंगजेब जैसे हों, या ये जो भाजपा के नेता जिनकी मृत्यु हुई, इससे पहले अजय पंडिता, लगातार ये प्रयास करते रहे कि कश्मीर में एक देशभक्त जो सोच है उसे किस तरह से जो है वो जागरूक किया जाए, लोगों के बीच में जाकर काम किया जाए, उनकी डेवलपमेंट के लिए किया जाए। बार बार ये प्रयास किया जाता है, पर बावजूद उसके कश्मीर से जब ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो लोग वहाँ के कई सारे हैं
पूरे तो नहीं, हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, बट कई सारी अभी एक सोच वहाँ पर अभी दबी पड़ी है कि शायद जो ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं वो हमारे अपने नहीं हैं। क्या ऐसी सोच जो है इसे अब किस तरह से ख़त्म करना होगा, किस तरह से इस पर प्रयास किए जाने चाहिए? छटनी करनी पड़ेगी, उस सोच के लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करना होगा। वो काली भेड़ें जो हैं उनको चुनना पड़ेगा। सुरक्षा बल ही अगर अंदर बैठ करके पाकिस्तान की सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ संभव है था 70 वर्ष हम कश्मीर के ऊपर एक्सपीरियंस करते रहे, एक प्रयोगशाला बना करके। कभी ये राजीव गांधी अकार्ड है, कभी भुट्टो अकार्ड है, कभी ये शाह को ऊपर बैठा करके हमने नया फार्मूला लाने का प्रयास करा और उसमें भी पूरा का पूरा नुकसान जम्मू की जनता को हुआ। किसी ने जम्मू की जनता की आवाज़ को समझने का प्रयास नहीं किया गया। आज मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक आईजी या डीआईजी उस समय का श्रीमान वैद साहब जो डायरेक्टर जनरल पुलिस रिटायर हुए, उनके कमरे के अंदर ब्लास्ट कर दिया गया, उनके टेबल के नीचे एक उंगली उड़ गई। इस तरह की बातों को लेकर के अगर मैं एक अपने कमरे के अंदर सुरक्षित नहीं हूँ, मैं मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर, कश्मीर के अंदर और फिर बॉर्डर के ऊपर जो लोग जाएंगे, जो पाकिस्तानी आएंगे, किसी के घर के अंदर छुप जाएंगे, किसी घर के सहायता से रास्ते को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। बंदूकें कौन देगा, हथियार कौन सप्लाई करेगा? ये मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा एक एनेक्सिस है। और उनके साथ मिल कर के जो हुर्रियत के नेता जो बच्चों को यहाँ बेचते थे, उसके एवज में पैसे आते थे, वो पैसे वहाँ बांटते थे। और मैं पूछता, जितने भी आपने ये सारे हुर्रियत के नेताओं को पकड़ने का प्रयास करा, इनको जो पैसे प्राप्त हुए, आज तक किसी का नॉमिनेट किया गया? इस हवाला के माध्यम से पैसे आए, ये दोषी है, लेकिन इस सरकार के माध्यम से ये दम रखा गया कि कुछ लोगों को यहाँ से उठा करके बाहर की जेलों के अंदर भेजा गया। ये सराहनीय कदम है। 116 लोग मारे गए, यही पुलिस के लोग हैं। इंफॉर्मेशन के आधार पर उन मिलिटेंटों को समाप्त कर दिया गया, यही सुरक्षा बल हैं। लेकिन इसमें काली मछलियां, काली भेड़ें भी तो हैं। वो काली भेड़ें कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं होने देना चाहती, और वो भेड़ें जब तक चिन्हित करके उनको गोली नहीं मारी जाएगी, उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, उनका समाप्तिकरण नहीं होगा, राष्ट्रभक्त, देशभक्त और काली घोड़े भेड़े अंतर नहीं कर पाएंगे, तो मैं समझता हूं कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। और ऐसे लोग वो चिन्हित करने की जरूरत है जी। और मैं श्रीमान शाह साहब जो गृह मंत्री महोदय हैं, उनसे कहना चाहता हूं, वो जल्दी अमेंडमेंट भी कर रहे हैं अगले महीने, उनको चिन्हित करके जब तक जेलों में हम बंद करने का प्रयास नहीं कर पाएंगे, कहीं कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होगा। अशोक जी, अगर हम कुछ दिन पहले देखें तो एक हत्या हुई एक छोटे से बच्चे की, पार्टी पर जब हमला हुआ उस 5 साल के बच्चे की भी जो है वो हमें छोड़ के चला गया। उसके बाद हमने देखा एक और अटैक हुआ जिसमें भी एक छोटा सा मासूम बच्चा जो देखा, उसकी पिक्चर्स लगातार वायरल हुई। पर उन पर बातचीत करने से ज़्यादा हम देखते हैं, जब पूरा चलन देखते हैं, कश्मीर की बात करें, जम्मू की लीडरशिप की बात करें, तो वो इसमें खुशी मना रही थी कि गिलानी जो है सेपरेटिस्ट लीडर, उन्होंने जो है वो अपनी पार्टी से रिज़ाइन दे दिया है, किसी भी कारणों की वजह से दिया हो, पर उसको इन्होंने जीत समझा। पर बावजूद उसके लगातार अभी तक ये प्रयास नहीं किया गया जो वो लोग गवर्नमेंट के पैसों पर जो पल रहे हैं, लगातार उनको सिक्योरिटी फोर्सेस गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है, और तब तक छटनी जो है अभी तक नहीं की गई। बच्चों से ज़्यादा उन सेपरेटिस्ट लीडर्स को तवज्जो क्यों दी जाती है? 506 करोड़ रुपया 5 वर्ष के अंदर 506 करोड़ रुपया हुर्रियत के नेताओं पर खर्चा गया। 98 करोड़ रुपया होटलों के लिए, 1000 व्यक्ति सिक्योरिटी का रोज उनके पीछे। ये सरकार आई, इसने दम रखा। इस सरकार का माध्यम से उन लोगों को पकड़ करके जेलों में बंद कर दिया गया। 506 करोड़ रुपया हुर्रियत के नेताओं पर खर्चने के लिए हमारे पास पैसे हैं, और भूतपूर्व सरकारें इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगी। अरे एक हुर्रियत के नेता को एक प्रधानमंत्री भूतपूर्व ने अपने कार्यालय में बिठा करके चर्चा करी, जो पाकिस्तान के विषय के अंदर रोज अनाप शनाप उसके समर्थन के अंदर बोलने का प्रयास करना चाहता था।
अरे उस डीजीपी एक्स श्रीमान वैद साहब को जब लग गई, उसको खर्चा इलाज का सरकार ने नहीं दिया, लेकिन हुर्रियत के नेता जब तकलीफ हुई तो एम्स के अंदर उनका इलाज किया गया, उनको फॉरेन कंट्री के अंदर भेजा गया। 506 करोड़ रुपया उन पर 5 वर्ष के अंदर जिन सरकारों ने खर्चा, आज वो प्रजातंत्र की बात करने का प्रयास करना चाहते हैं। कौन सा प्रजातंत्र? उग्रवादियों को पालने का प्रजातंत्र, उग्रवादियों को सराहने का प्रजातंत्र, उग्रवादियों के विषय के अंदर विचार करने का। उनके बच्चे आज कहाँ हैं? आज भी मैं आरोप प्रत्यारोप के विषय के अंदर कहने का प्रयास करना चाहता हूं, गिलानी जी, अरे जी कहने का प्रश्न नहीं उठता, गिलानी पाकिस्तानी, वो आज भी मास्टर था और पेंशन मिलती है, ऐसा आरोप प्रत्यारोप कर रहा हूं। छानबीन करनी चाहिए उपराज्यपाल महोदय को कि क्या पेंशन मिल रही है, और वो देश का पैसा ले रहा है किस बात के लिए? पाकिस्तान के विषय के अंदर आवाज़ बुलंद करने के लिए। अरे इस तरह के शब्दों के विषय के अंदर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, आज की सरकार जो दिल्ली के अंदर है अच्छे कदमों का पालना करने का प्रयास कर रही है, लेकिन 70 वर्ष से मिली हुई धूल इसको समाप्त करने के लिए समय लगेगा। लेकिन यहाँ की सरकार, उपराज्यपाल महोदय और दिल्ली के अंदर बैठे हुए गृह मंत्री महोदय को भी कहना चाहता हूँ, अरे ऐसे लोगों का आप चयन करने का प्रयास करिए जो रिश्वत भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त नहीं हो। ऐसे लोगों का चयन करने का प्रयास करिए, जैसे श्रीमान मुर्मू जी प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के अंदर काम कर चुके हैं। और यहाँ पर मैंने सुना है एक व्यक्ति, वहाँ शराब बंद थी, यहाँ शराब की 210 दुकानें और खोलने पर विचार चल रहा है। अरे कौन है वो, कितने पैसे कमाना चाहता है, ये अलग विषय है, ये आज का विषय नहीं है। लेकिन ये सारी बातें भी आज के संदर्भ के अंदर उन मिलिटेंटों को, उन उग्रवादियों को शराब पिला करके, लोगों को गुमराह करके आप उस तरफ अग्रसर, पाकिस्तान की तरफ अग्रसर करने का प्रयास करना चाहते हो। और वो मुर्मू जी गुजरात के अंदर जो प्रधानमंत्री के साथ, वहाँ तो शराब आई नहीं। किसकी पैदावार है ये? कौन व्यक्ति हैं, कौन कमिश्नर हैं जो इस तरह की सोच को लेकर पाकिस्तान की मदद करने का प्रयास करना चाहते हैं? इसके सारे संदर्भ के अंदर मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज का मुद्दा आपने बड़ा ज़बरदस्त उठाया है कि राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोध, काली भेड़ें, उसके अंदर जब तक हम अंतर करने का प्रयास नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ इस फ़र्क को मिटाने के लिए एक 70 वर्ष और लग जाएंगे। और इस प्रयोगशाला के अंदर कितनी पीढ़ियाँ मर जाएंगी, कितनी पीढ़ियाँ चले जाएंगी, कितनी पीढ़ियों को पाकिस्तान से आकर के लोग यहाँ दफन कर देंगे, ये विचार नहीं किया जा सकता। जब तक काली भेड़ों को चुन करके पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, गोलियों से उनका समाप्तिकरण नहीं किया जाएगा, तब तक कश्मीर का समाधान नहीं होने वाला। अशोक जी, हमने देखा जिस तरह से देवेंद्र सिंह जैसे बड़े बड़ी जो भेड़ें हैं, ब्लैक शिप्स, उसको पकड़ा गया। इसके अलावा आपके पास कई सारे सबूत हैं, हुर्रियत के कई सारे नेता हैं जो साफ तौर पर मान चुके हैं कि हमने ऐसी किलिंग्स जो हैं वो कश्मीरी पंडित की कई सारी ऐसी घटनाएं हमारे सामने हैं जिनके साफ प्रूफ हमारे पास हैं। बावजूद उसके जम्मू एंड कश्मीर में अगर बात करें तो पूरी तरह सेंटर का इस समय कंट्रोल है, सेंटर में भाजपा है। पर क्यों ऐसा हो जाता है कि कुछ दिन बाद देवेंद्र सिंह जो है उनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो सही समय पर पेश नहीं होती और उनको बेल मिल जाती है? क्या सरकार को और तेज़ी से प्रयास करने होंगे कि जो 70 साल से, चाहे हम बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो कातिल हैं उनसे लेकर अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई जो देशभक्त लोगों की, उनको पहचानना होगा और जल्द से जल्द उनको आइडेंटिफाई कर कर जो है वो या तो कटघरे के पीछे उनको भेज देना चाहिए या तो कम से कम उनको ऐसी सज़ाएं मिलनी चाहिए जो आगे आने वाले लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो। डीवाईएसपी जिसको बेल मिल गई और एक डीवाईएसपी अयूब पंडित, अब दोनों को अंतर, काली भेड़ और राष्ट्रवाद, इसमें अंतर करना पड़ेगा। मैं कहता हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जान दे दी, बंगाल से उठ करके आए। आज हमको अगर आज़ादी प्राप्त हुई, सबसे पहले वीज़ा तोड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और उसके बाद आज के प्रधानमंत्री ने 370 को हटा करके जम्मू की जनता को आज़ाद करने का प्रयास करा है। लेकिन एक मेरा प्रश्न बार बार कहना चाहता हूँ,
वो काली भेड़ें फिर जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जेल के अंदर डाला, यहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, मुखर्जी के कातलों को सजा दो। मैं छोटा सा बच्चा था 6 साल का, आज मेरी उम्र लगभग 58 हो गई, 52 वर्ष। सत्ता के अंदर जम्मू के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हैं और दिल्ली के अंदर सत्ता के अंदर भी हैं। क्या मुखर्जी के कातलों को सजा मिल पाएगी? उनको चिन्हित किया जाएगा? वो काली भेड़ें कब फांसी पर लटकेंगी? आज देश इंतजार करना चाहता है, जम्मू की जनता इंतजार करना चाहती है, जिसको आज़ादी प्राप्त हुई है। आज वो लोग देखना चाहते हैं श्यामा प्रसाद जी का मुखड़ा देख करके इनकी आत्मा को कब शांति होगी, जब उनके कातिलों को पकड़ करके हम जेलों के अंदर बंद करेंगे या गोलियों से भून देंगे। ऐसी महान आत्मा, उसके विषय के अंदर आज भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। और इस व्यवस्था से, इस सत्ता रूपी व्यवस्था से कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दिन को मनाने का प्रयास और उनकी आत्मा को शांति तब मिल पाएगी जब उसके कातिलों को सजा होगी। और वो कातिल कौन है? काली भेड़ें। वो आज जम्मू कश्मीर की सत्ताधारियों को और दिल्ली के सत्ताधारियों को इसका उत्तर देना होगा। और मुझे आशा है जिन लोगों ने, जिस परिवार ने, जिस व्यक्ति ने, आज वो सत्ताविहीन है, कार्य चल रहा है लेकिन इंतजार बड़ा लंबा हो गया, 70 वर्ष हो गए। आज हम सुनने का प्रयास करना चाहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कातिलों को कब सजा होगी, उसका इंतजार हो रहा है। और वो इंतजार की घड़ियां माननीय मोदी जी लंबी मत करिए, शॉर्ट कर दीजिए और राष्ट्रभक्त जनता को एक आराम देने का प्रयास करिए, उनको भी शांति प्राप्त हो सके कि जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी, आज वो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण उसके कातिलों को हम सजा दे पाएँ, इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिर में अशोक जी, जम्मू के लोग जो लगातार उम्मीद कर रहे हैं 370 जब हटा तो डेवलपमेंट होगी, कई सारे प्रयास जो हैं वो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से या माननीय मुर्मू साहब से, किस तरह से जम्मू पर कुछ ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए? क्योंकि हमेशा जम्मू की ये मांग रही है कि कश्मीर पर ज़्यादा जो है फोकस किया गया, और ये सच भी कहीं ना कहीं माना जाता है हमेशा से, क्योंकि जम्मू जो है वो इतना बड़ा डेवलपमेंट का सोर्स है। कई सारे लोग यहाँ के हमारे देशभक्त जो है प्रयास करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, बावजूद इसके कश्मीर और जम्मू को जो है वो बांटा जाता है और जम्मू को जो है चीज़ें कभी भी नहीं मिलती। करोड़ लोग माता वैष्णो देवी आते हैं और श्री अमरनाथ जी की यात्रा में कितने लोग जाते हैं, ये चर्चा का विषय है। लेकिन टूरिज्म के आधार पर जब पैसे लगाने की बारी आती है तो जम्मू वालों को कितने मिलते हैं? 10वां हिस्सा, और 90% पैसा कश्मीर के लोग ले जाते हैं। ये भी चर्चा का विषय है। इन चर्चाओं के विषयों को लेकर के आज कोरोना का समय है, बड़े हॉस्पिटल से नगर के अंदर 11 है, जम्मू के अंदर 5 है। बिल्कुल। ये जो दूरियां, बराबरियां, हम कश्मीर तक पहले पहुंच पाएँ, कश्मीर के बराबर हम हो पाएँ। जातियां हमारे साथ इतनी हो गई 70 वर्ष के अंदर, वो जातियां पूरियां नहीं हो रही। अरे छात्रवृत्ति के विषय के अंदर उन मिलिटेंटों को छात्रवृत्ति मिलेगी, वो भी 16 नंबर सेक्शन के अंदर हमने पब्लिसाइज कर दिया। अरे कौन दोषी था? किसने करा? मोदी जी वहाँ लोगों को गोलियों से भून रहे हैं, उग्रवादियों को। और यहाँ छात्रवृत्ति के विषय के अंदर मिलिटेंटों को मिलनी चाहिए। आज एक और प्रश्न करना चाहता हूँ, बुरहान वानी के घर कौन चेक देने के लिए गया था? आज ये भी खुलना चाहिए। पीडीपी के साथ कौन गया था वहाँ? आज राष्ट्रभक्त और काली भेड़े, उस समय वो काली भेड़ कौन सी थी, उसका नाम भी उजागर होना चाहिए, जिसने बुरहान वानी के घर जा करके, एक उग्रवादी के घर जा करके इतने लाख का चेक भेंट करा। अगर सत्ता थी तो सत्ता मुद्दों पर आधारित थी, और राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधी के घर जा करके जिन लोगों ने पैसे दिए, आज उनको भी बाहर लाना होगा और काली भेड़ों के अंदर शामिल करना होगा, ताकि राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधी लोगों की हम पहचान करने का प्रयास कर पाए। बिल्कुल, धन्यवाद अशोक जी। शुक्रिया। पूरी बातचीत में हम ये समझ जरूर पाए हैं कि अब समय आ चुका है वो होना भी। अब फिलहाल बाकी अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।